वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। तो जहाँ पे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कहानी ख़त्म किया था उसी के बाद से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एकदम फ्रेश तरीके से फिर से इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सर कौन सा कॉन्सेप्ट आप फिर से समझाना चाह रहे हैं? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मान लो कि एकदम अच्छे से समझना, एकदम ठंडे दिमाग से, क्योंकि अगर चीज़ों को बार बार समझाया जाए तो कभी ना कभी एक बार आप उस चीज़ को पकड़ ही लोगे, ये मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। मान लो एक प्लेट ऐसा है और इसी के ऊपर दूसरा प्लेट लगा दिए, ठीक है। मान लो पीछे से एक और प्लेट कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, दो प्लेट टोटल हम लोग जोड़ चुके हैं, ठीक है बच्चा, आप समझ रहे होगे। और इस प्लेट को जोड़ा गया है किस चीज़ के मदद से? तो सर इस प्लेट को जोड़ा गया है बोल्ट के मदद से। मान लो कि इन केस बोल्ट में सिर्फ ऐसा कनेक्शन रहता है, तब तो यहाँ पे नेट एरिया निकालना आसान है, हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि नेट एरिया जो है वो क्या होगा प्लेट का, अगर प्लेट में होल होता है तो। लेकिन अगर क्या हो जाए कि एक लाइन में ना रहकर मल्टीपल लाइन में बोल्ट रहे, जैसे बोल्ट का होल प्लेट में यहाँ पे कुछ ऐसे कर दिया गया है, फिर बोल्ट का होल है वो प्लेट में कुछ ऐसे कर दिया गया। आगे इस बात को समझ, ये बात आप समझ चुके हो। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर यहां से ब्रेक करता है, अगर सेक्शन 1 से मेंबर टूटता है तो यहां पे कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। मान लो कि ये जो डेप्थ है वो डी या बी बोलो, दिस डेप्थ इज या विड्थ इज बी, और ये जो होता है वो लंबाई होता है, और इसका कुछ थिकनेस भी होगा, इसका कुछ मोटाई होगा, थिकनेस भी होगा, और इसका विड्थ भी होगा। होल का जो डायमीटर है वो डी नॉट है, होल का जो डायमीटर है वो डी नॉट है, होल का डायमीटर है वो डी नॉट है, यानी इसका जो डायमेंशन है वो डी नॉट दिया हुआ है। फॉर सेक्शन 1 व्हाट विल हैपन, यू कैन राइट इट कि नेट एरिया जो होगा जहां पे ये टूटेगा, जिसमें आपको 3 होल नजर आएंगे, यानी अगर हम लोग प्लेट में ऑब्जर्व करें तो हम लोग को कितना होल नजर आएगा? 3, एक यहाँ पे, दूसरा कहीं यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। तो ये चीज़ है, यहाँ पे तो आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, यही एरिया बचेगा। फिर यहाँ पे भी बोल्ट लगा हुआ है तो ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे भी बोल्ट लगा हुआ है। सो वी हैव सम नेट एरिया, हम लोग के पास कुछ नेट एरिया होगा, और नेट एरिया जो होगा वो बचा हुआ पोर्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे समझो, ठीक है, कुछ ऐसा रहा, तो नेट एरिया यही रहेगा ना बच्चा, नेट एरिया ये वाला रहेगा, ये नेट एरिया रहेगा, ठीक है। अच्छे से समझना, हम सब स्टूडेंट के लिए मान के चलें, कुछ स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, फॉर दोज स्टूडेंट दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड डीपली उनके लिए है। तो नेट एरिया क्या हो जाएगा? तो यहां से सर b माइनस 3 डी नॉट, और क्या करना पड़ेगा इसमें? ये तो हो गया लंबाई, नेट ये लंबाई, और इसका चौड़ाई थिकनेस t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेट एरिया यहाँ पे कुछ इस तरह से निकल जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नेट एरिया, इस चीज़ का ध्यान से देखना, समझाना जो चाह रहे हैं, नेट एरिया यहाँ पे 3 बोल्ट है और यहाँ पे 2 बोल्ट का कुछ ऐसे कनेक्शन दिया गया है। जब हम मानेंगे कि रप्चर है ना, या जो ब्रेक हो रहा है कुछ ऐसे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे गया फिर इधर गया, ब्रेकिंग फिनोमिनन है वो इधर है। अच्छा, नेट प्लेट का लेंथ है वो तो बढ़ गया होगा, अगर हम लोग लेंथ ऑब्जर्व करें तो यहां से यहां तक लेंथ बढ़ा है, ये लेंथ रहा, ये वाला सेक्शन में टूट रहा है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टूट रहा है? अरे वो तो हम लोग डिस्कशन करेंगे ही, हम लोग आएंगे ही, वहां पे तो पहुंचना ही है, अल्टीमेट तो देखना ही है कि कौन सा सेक्शन से हम लोग ये फेल्यूर को ऑब्जर्व करेंगे, कहां से टूटेगा। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें 1 बोल्ट, 2 बोल्ट, 3 और 4 बोल्ट घटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डेप्थ में, इस टोटल जो डायमेंशन है बी में से 4 इंटू डी नॉट को घटा देंगे। लेकिन कुछ लेंथ यहां पे इंक्रीज हो गया, उसको जोड़ना पड़ेगा, कुछ लेंथ यहां पे इंक्रीज हो गया, उसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी के लिए यहां पे एक एडिशन होगा, एक एडिशन यहां पे होगा। ये वाला चीज, ये जो वर्टिकल चीज है, ये तो इन्वॉल्व है ही बी में। अरे बी को जब देखोगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो आएगा ही, ठीक है बच्चा। थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, क्योंकि चीजें जब गंदा हो जाएगा तो देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं क्लीन और नीट अच्छे से समझाने का। ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है।
तो ये लेंथ पहले से था, इसमें इन्वॉल्व है ये वाला लेंथ, इसके लिए कुछ एडिशन किया जाता है, जैसे एक बार यहां जोड़ना पड़ेगा, 2 बार यहां पे जोड़ना पड़ेगा, तो इसी के लिए समेशन यूज किया जाता है, पी आई का स्क्वायर यानी पिच का स्क्वायर बाई 4 जी आई, कुछ ऐसा होता है, और गुने थिकनेस करना पड़ेगा, तब आपको नेट एरिया मिलेगा। ये जो पोर्शन आया है समेशन वाला, ये डायगोनल पार्ट के लिए आया है, दिस कम फ्रॉम फॉर द डायगोनल पार्ट। इसके लिए तो बी है ही इन्वॉल्व, इसके लिए तो बी इन्वॉल्व है ही, और जो डायमीटर गया वो तो डायमीटर घटा ही दिए, और इस पोर्शन के लिए आया है P1 का स्क्वायर 4G। आ रहा है समझ में ये चीज, इसके लिए आया है। तो अगर हम लोग पिच और गेज देखें तो यहां पे देखो ये मिलेगा आपको एक गेज जिसको हम बोल रहे हैं G1, यहां पे आपको दूसरा गेज मिलेगा जो गेज कहला रहा है G2, यहां पे तीसरा गेज मिलेगा जो ये गेज कहला रहा है G3, यहां पे एक और गेज मिलेगा जो गेज कहला रहा है G4। ये सब गेज है। पिच क्या है सर? तो ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग पिच बोल रहे हैं। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिर चीजें हैं वो और क्लियर होगा। देखो ये जो हम उठाए हैं ये IS 456 से है। देखना यहाँ पे चीजों को बढ़िया से तुम लोग समझोगे। थोड़ा सा लाइट एडजस्ट कर देते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आए। देखो थोड़ा और बड़ा करें क्या, थोड़ा और जूम कर देते हैं जिससे आपको पूरा पूरा एकदम बड़ा बड़ा दिखाई देगा। चलो ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे मान लो कि ये G1 है, ये गेज है वो G1 है, ये गेज है वो G2 है, ये गेज 3, मतलब अलग अलग गेज है। अगर सब बराबर होगा तो बहुत आसान हो जाएगा। आ रहा है समझ में? और फेलुअर प्लेन है वो टुकड़ा ऐसे बना है, ऐसे टूटा है, ऐसे टूटा है, कुछ इस तरह से ब्रेक हुआ है, और इसका जो डायमेंशन है वो देखो B लिखा हुआ है, वहां पे लिख दिया है B। तो नेट एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? नेट एरिया ए नॉट निकालने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा समझा दीजिए। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लोग अगर नेट एरिया निकालना चाहेंगे ए, तो ये तो B है, B है यहाँ पे विड्थ B, तो B माइनस कितना है इसमें, होल कितना है, 1 2 3 4 5, 5 करना पड़ेगा डी नॉट। डी नॉट क्या है? डायमीटर। अच्छा अब देखो समेशन वाला जो है यहां समझ में आएगा आपको। देखो ये G1 है और ये पिच P है। P पिच का वैल्यू यहाँ पे सबके लिए बराबर है, ये जितना पिच यहाँ पे उतना ही पिच यहाँ पे। 2 वोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस अलोंग द लोड, ये कहलाता है पिच लेंथ। ये वाला लेंथ क्या कहलाएगा? पिच लेंथ। ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है ना, डायगोनल पिच कहलाएगा। ये हम डायगोनल पिच की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं डायगोनल पिच का, हम पिच का बात कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है? डायगोनल पिच। ये कहलाता है डायगोनल पिच। तो हम लोग डायगोनल पिच की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल जो पिच पढ़े हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके यहां से ये जो CG है और इसका जो CG है, इसके बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा इसी को हम पिच बोलेंगे। आ रहा है समझ में? अच्छा अब बताओ, इसके लिए एक लिखना पड़ेगा बच्चा, इसके लिए डायगोनल के लिए लिखना पड़ेगा, तो यहां पे लिखेंगे प्लस। अगर नहीं दिख रहा है तो यहां पे फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं। अभी हम फिलहाल इसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखते चलना सब। इसके लिए लिखेंगे पहला वाला जो है, इसमें एक पिच इन्वॉल्व है, यहां पे एक पिच इन्वॉल्व है और एक गेज इन्वॉल्व है। यहां पे गेज कौन सा इन्वॉल्व है? G1। पिच कौन सा इन्वॉल्व है? P। तो यहां पे आप लिखोगे, देखो यहां पे P का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 G1 हो गया। अब हमको जो काम करना होगा इसके लिए करना होगा। यहां पे गेज क्या है? G2 है। तो इस डायगोनल के लिए भी आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, पिच तो सेम है, ये जो पिच का वैल्यू है यहां पे भी सेम है, यही वाला पिच यहां पे आएगा ना, ये जो पिच होगा ये जितना यहां पे उतना ही होगा। तो यहां पे लिखेंगे P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और इस डायगोनल में क्या है? G2 है, 4G2। अब देखो, अब इसके लिए ये डायगोनल के लिए लिखना पड़ेगा, इस डायगोनल के लिए लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा हम कलर जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस डायगोनल के लिए लिखना पड़ेगा, इस डायगोनल के लिए G3 इन्वॉल्व है, तो इसके लिए फिर पिच क्या है? पिच तो सेम ही है,
पिच जो है ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से वो तो सेम है, तो प्लस करना, अगर अलग अलग होता तो अलग अलग लिखते, p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और इसके लिए 3 के लिए g3 इन्वॉल्व है तो यहाँ पे लिखेंगे g3। और कोई होगा क्या सर? हाँ, एक और डायगोनल है, एक और डायगोनल है, इस डायगोनल के लिए भी हमको लिखना पड़ेगा। तो इस डायगोनल के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो पिच तो सेम ही है, ये डायगोनल में थोड़ा सा लेंथ प्लेट का बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस प्लस p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 g4 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हम लोग का अल्टीमेट है, ये जो फॉर्मूला था b माइनस एन डी नॉट प्लस समेसन ऑफ p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g, ठीक है, ये फॉर्मूला आई थिंक समझ में आया होगा। और यहाँ पे t से मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ भी आपको t थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो टर्म आया है ना g p स्क्वायर g वाला, ये आया है ये डायगोनल के लिए, डायगोनल के लिए आ रहा है समझ में इतना। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आप इसको लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहां पे एक बार खुद से समझ के कोशिश करो ना, ये जो फॉर्मूला है नेट एरिया निकालने का b माइनस एन डी प्लस आई टू एन, जितना गेज होगा उतने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे एक डायगोनल आया, दूसरा डायगोनल यहाँ पे आया, तीसरा डायगोनल यहाँ पे आया, चौथा डायगोनल यहाँ पे आया। तो आप ऐसा करो कि ये जो चीज़ है इसको आप ध्यान से देखो और फॉर्मूला को बनाने की कोशिश करो, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आप लोग भी और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी आपको। हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। फिलहाल यहाँ पे हम नेट एरिया पूछ रहे हैं कि इसके एलोंग निकालो, किसके एलोंग सर? ये जो है ना इस पॉइंट के या इस सेक्शन के एलोंग नेट एरिया कितना होगा ये निकालो। ये 1 और इसको 1 बोले, 1 के एलोंग नेट एरिया कितना होगा? नेट एरिया एलोंग 1 एलोंग 1 के एलोंग नेट एरिया कितना होगा? प्लेट का जो यहाँ पे विड्थ है वो 160 दिया हुआ है और इसका थिकनेस है t का वैल्यू ये 8 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बोल्ट का डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है? 18 mm। तो बताओ यहाँ पे d का वैल्यू है वो 18 मिलीमीटर है, 18 मिलीमीटर है। तो बच्चा यहाँ पे d नॉट का वैल्यू यानी डायमीटर ऑफ होल, डायमीटर ऑफ होल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो बोल्ट डायमीटर 18 mm दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे होता नहीं है, मतलब 16 के बाद 20 आता है। मान लो कि बोल्ट का सॉरी ये थोड़ा सा इसको 16 कर लेना, 18 होता नहीं है, यहाँ पे 16 कर लो, अब सही है। तो 16 mm है, 16 mm है। तो बोल्ट यहाँ पे डायमीटर ऑफ होल कितना हो जाएगा? होल HOLE, होल डायमीटर ऑफ होल डी नॉट का वैल्यू 18 mm हो जाएगा, 18 mm होगा। तो वीडियो को पॉज करके अगर आप इंटरेस्टेड हो बनाने के लिए तो बनाओ कि एलोंग 1 क्या होगा? एरिया, नेट एरिया कितना होगा? तो सर नेट एरिया AN का वैल्यू एलोंग 1 होगा, AN का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा विड्थ B माइनस ND इंटू T। इसमें डायगोनल इन्वॉल्व है क्या? डायगोनल इसमें तो इन्वॉल्व है नहीं, तो वो समेसन ऑफ P वाला हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो B माइनस एन डी इंटू टी, बी माइनस एन डी इंटू टी। विड्थ का वैल्यू कितना? 160, 160 माइनस एन, नंबर ऑफ होल कितना है? तो 1 2 3, कितना होल इन्वॉल्व है? 3, और गुने डी क्या है? तो डायमीटर ऑफ होल या डी नॉट यहाँ पे लिखो, गुने 18 डायमीटर ऑफ होल, गुने थिकनेस ऑफ प्लेट 8 mm। प्लेट का थिकनेस है, प्लेट का चौड़ाई 160 और थिकनेस है वो 8 mm दिया हुआ है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताओ कि नेट एरिया है वो कितना रहेगा? कैलकुलेट करके नेट एरिया बताओ, हमको नहीं पता एंड कैलकुलेटर यहाँ पे मेरे पास है भी नहीं। रुको देखते हैं, फ़ोन में ही कैलकुलेट करके देखते हैं अगर हो जाएगा। आप जल्दी से कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा इट विल टेक टाइम क्योंकि कैलकुलेटर ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। चलो मिल गया, 160 माइनस गुने 8
देखना मेरे पास फ़ोन से कैलकुलेट किए, पता नहीं आता है या नहीं। 848 mm का स्क्वायर आया है, देख लो दबाओ आता है कि नहीं इतना। 160 - 54 × 8, ठीक है 848 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे बच्चा फ़ोन करेगा तो हम फ़ोन कैसे पिक करेंगे? आप लोग कंप्लेन करता है कि सर फ़ोन नहीं पिक करते, लेक्चर बना रहे हैं ना, लेक्चर बना रहे होते उस समय फ़ोन नहीं पिक कर पाएंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सर आगे कहानी बताइए। देखो आगे का कहानी ये है कि यहाँ पे 40 है वो पिच है और 25 है वो गेज है। अगर पिच और गेज की बात करें, चलो यहाँ तक आ गया, अब आगे देख लेते हैं। देखो इसी का हम एक कॉपी यहाँ पे रखे हैं सेव करके। पिच और गेज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कितना है, पिच का वैल्यू कितना है, गेज का वैल्यू कितना है? तो सर इस सिचुएशन में जो पिच है PITCH, पिच का जो वैल्यू है वो 40 मिलीमीटर है, जबकि गेज का जो वैल्यू है GAUGE, गेज GAUGE, जो गेज का वैल्यू है वो 25 mm है। ये 50 यहाँ पे जो दिखेगा ना, यहाँ पे अगर 50 लिखा हुआ है, ये एज डिस्टेंस है। एज डिस्टेंस है वो कितना है, 50 है, ठीक है। पिच का वैल्यू वगैरह दिया हुआ है। अगर मान लो कि यहाँ पे हम मानते हैं कि ये जो सेक्शन गया है, यहाँ से सेक्शन ब्रेक हुआ है, ठीक है, मतलब प्लेट है वो कुछ ऐसे टूटेगा। सर प्लेट यहाँ से उधर भी जाके तो टूट सकता है, हाँ बिल्कुल टूट सकता है, उधर से भी टूट सकता है। अगर इसको हम 1 बोलते हैं, इसको भी 1 बोलते हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, इसको 1 और 1 बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं आपको कि नेट एरिया एलोंग 1 यहाँ पे है, ये देखो ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 आया, उसके बाद 2 1 1 2 2, फिर 1 और 1 1 1, ठीक है। आगे समझ में ऐसे लिख रहे हैं। इसके अलोंग एरिया क्या होगा, 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1, ठीक है। आ रहा समझ में? जैसे कहा जाता है, ऐसे बोला जाता है, मतलब ध्यान से देखना, बोला जाता है कि जैसे यहां पे है ना आप, ये इसको 1 1 कहा जाता है, इसको 2 2 कहा जाता है, 2 और 2 कहते हैं। तो सर इसको क्या कहते हैं? सर इसको 3 3 कहते हैं, इसको 3 और इसको 3 कहते हैं। यानी ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो कोई इधर से जाके इधर इधर ऐसे ऐसे हो रहा है तो उसका बात ही अलग है। तो ये क्या कहलाएगा, 3 और ये क्या कहलाएगा, 3। अगर हम बोले कि कोई प्लेट है वो ऐसे फेल हो रहा है, ध्यान से देखना, कोई प्लेट है वो कुछ ऐसे फेल हो रहा है, यहाँ से आया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर इधर फेल हुआ और इधर फेल हुआ, फिर ये नीचे चलाया, ऐसे भी तो फेल हो सकता है। ये वाला जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। यहाँ पे गया, फिर इधर से गया, फिर इधर से गया, ये नेट एरिया है वो हम लोग देखेंगे, ये होमवर्क वाला रहेगा। इसका एरिया क्या बोलेंगे, 1 1 2 3 2 1 1, ऐसे नाम दिया जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, 1 1 2 3 2 1 1, ऐसे बोला जाता है कि 1 से 2 पे, 1 से 1 पे गए, 1 से 1 पे गए, फिर 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए, 1 से 1 पे गए। ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने स्टोरी पे। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस थिंग। नेट एरिया अलोंग 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1। देखो इसके लिए an का जो फॉर्मूला है, नेट एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? तो सर ये है b माइनस एन डी नॉट प्लस समेसन ऑफ p का स्क्वायर i डिवाइडेड बाई 4 gi, ठीक है, और इनटू t थिकनेस। ये फॉर्मूला रहा, ये फॉर्मूला लिख लो सब पहले। अच्छा देखना, ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज फॉर द डायगोनल ओनली, दिस पार्ट इज फॉर द डायगोनल ओनली। ये डायगोनल के लिए होता है। तो डायगोनल यहाँ पे एक डायगोनल मिल रहा है यहाँ पे, और दूसरा डायगोनल यहाँ पे मिल रहा है। एक डायगोनल देखेगा बच्चा यहाँ पे, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, 2 डायगोनल है, तो
तो ये वाला टर्म ना 2 बार आएगा, यहां पे एक आएगा, दोबारा यहां पे आएगा। ठीक आ रहा है समझ में, 2 बार आएगा, डायगोनल के लिए है वो। यानी सर हम कैसे लिखे इसको, तो आप लिखोगे यहां पे b का वैल्यू 160, तो लिखोगे 160 माइनस n कितना इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 यहां पे होल है, गुने 18 प्लस देखो p का, इसके लिए एक पहला डायगोनल ये रहा, दूसरा डायगोनल ये रहा। पहला डायगोनल के लिए पिच का वैल्यू 40, तो आप लिखोगे 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चा 4, और गेज का डिस्टेंस कितना है 25। हाँ सर 25 ऐसा हो जाएगा, 25 है गेज का डिस्टेंस, 25 है वो गेज का डिस्टेंस है। अच्छा जितना यहां पे होगा ना, जितना यहां पे होगा वह उतना ही 2 पे होगा, तो आप यहां पे डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, 2 गुना 2 बार क्यों किए, क्योंकि यहां पे भी आप निकालोगे ना तो सेम वैल्यू आएगा। नहीं बिलीव है तो देख लो, समेशन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस देखो यहां पे पिच का वैल्यू कितना है, फॉर्मूला तो p का स्क्वायर 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 GI, तो g यहां पे गेज कितना, यहां पे भी गेज है वो 25 है, ये गेज डिस्टेंस है वो 25 है, यहां से यहां तक का गेज डिस्टेंस है वो 25 है, तो 4 × 25 गुने 8 थिकनेस ऑफ प्लेट। अब इसी को 2 बार भी 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 160 माइनस 1872 प्लस 2 गुने 4 चौ 16 00 डिवाइडेड बाई 25 चौ 100 100, और एक बार यहां पे है 20 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखो ये 2 बार टर्म है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 का स्क्वायर 16 और 00 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100, यही होगा ना, गुने 8। देख लो वैल्यू कितना आता है, कैलकुलेटर यूज करो। 18 चौ 72 को 72 100 लिख दिए, यही सब छोटा छोटा मिस्टेक होता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक कहलाता है। चलो आओ जल्दी से बता दो वैल्यू कितना आ रहा है, हम भी यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। 160 माइनस 72, ठीक है, तो यहाँ पे एरिया आ रहा है 960 mm का स्क्वायर, इतना एरिया है यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी नेट एरिया है वो इतना होगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब एक होमवर्क है छोटा सा, उसको ले लो, ये होमवर्क ले लो, ये एक होमवर्क था कहाँ पे चला गया, और इसका वैल्यू आ रहा है 1070 के अराउंड। ये इस पे आपको बताना है कि जब ये ब्रेक होगा इसके अलोंग तो क्या फॉर्मूला चलेगा। ये तो हो गया ऑलरेडी, इसको इरेज कर देते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से इसको नोट करो, 1 1 2 3 2 1 1 के अलोंग क्या होगा। ठीक है, इसके अलोंग निकालोगे, किसके अलोंग बोल रहे बाबू, 1 1 2 3 2 1 1 के अलोंग निकालोगे तो ए नेट का वैल्यू आएगा 1070-72, ये यही कुछ आ रहा है, देख लेना इतना आ रहा है या नहीं। यानी एरिया अलग अलग निकला है। ठीक है, एरिया का वैल्यू एक नहीं आया है, अलग अलग आया है। चलो तो ये होमवर्क रहा, इसको आप घर में कर लेना, देखना इतना आंसर आता है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आगे, नेक्स्ट जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ये सब छोटा मोटा चीज़ है, वो चलते रहेगा, आपको देखते रहना है। हम लोग अब आ जाते हैं पुराना बात पे। ये सब तो नेट एरिया चल रहा है। नो मूव टू द अवर मेन पॉइंट। ये सब लिखते चल रहे हो, ये सब लिखते आप लोग चल रहे होगे। तो अब देखते हैं कि मोड ऑफ फेल्यूर, ये जो मटेरियल फेल होगा, ये फेल होने का मोड कौन सा है। तो हम लोग नेट सेक्शन रप्चर पे बात कर रहे थे। आप अब ये हेडिंग दे लो, ये नेट एरिया वाला पूरा कैलकुलेशन कर लिया, सब कुछ हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेट सेक्शन रप्चर। देखो मेरा काम होता है ना बेसिक में इतना तुम लोग को इन्वॉल्व कर देना। देखो एक अंदर से आता है कॉल कि बच्चा अब समझ गया होगा। ठीक है, अगर ये लाइव क्लास में हम रगड़ते तो कम से कम 3 लाइव क्लास चलता, स्टूडेंट डॉट पूछता, दिमाग लगाता। समझ रहा है ये चीज, हमको खुद पता है कि किस लेवल तक जाएंगे तो स्टूडेंट को समझ में आएगा।
कहाँ पे ले जाकर चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे ऊपर दो और ये सब चीज़ें आप एक बार देख लो, फिर हम यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लाइव क्लास आकर थोड़ा सा और डीप में बात करेंगे। चलो, ये सब चीज़ बहुत पुराना है, हम लोग देखे थे। तो अब हम लोग देखते हैं नेट सेक्शन रप्चर। मतलब कहने का मतलब क्या है सर, आप बोलना क्या चाहते हो? हम बोल रहे हैं कि मेंबर आइदर फेल हो सकता है येल्ड करके। अगर एक टेंशन मेंबर की हम बात करें, अगर एक टेंशन मेंबर है तो ये मेंबर है, ये आइदर फेल हो सकता है येल्डिंग के थ्रू। कब? जब इसमें होल नहीं रहेगा तब। मान लो यहाँ पे कहीं पे भी होल नहीं है और इसके ऊपर हम लोग लोड लगाते हैं, तो ये वाला पार्ट है वो फेल हो सकता है येल्डिंग के थ्रू। येल्डिंग के थ्रू येल्ड करके इसका लेंथ बड़ा हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इस मेंबर में कहीं पे होल कर देते हैं, मान लो कि यहां पे हम क्या कर दिए, चलो हटाओ, यहां पे मान लो होल कर दिए, तो होल कर देने से मटेरियल मिस हो गया, कुछ मटेरियल चला गया। अब होल करने के बाद कुछ यहां पे आपको फेल्यूर देखने को मिलेगा। मटेरियल जो है, यानी यहां पे लोहा है, वो इस सेक्शन के अलोंग क्या कर जाएगा? रप्चर कर जाएगा। अच्छा, रप्चर का मतलब क्या होता है? तो टूटना या तोड़ना। रप्चर का मतलब क्या होता है? टूट जाना, पता नहीं हम सही लिखे या नहीं। रप्चर का मतलब होता है ब्रेकिंग, फिनोमिनन ऑफ ब्रेकिंग, इसी का साइनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है। रप्चर का मतलब होता है टूट जाना, यानी दो टुकड़ों में बट जाना। चलो, यहां पे समझ में आ गया। तो नेट सेक्शन के अलोंग रप्चर होगा, इसका मतलब यहां पे येल्डिंग ना होकर रप्चर का काम हो रहा है। जैसे यहां पे देखो, आपको क्या है दिख रहा है? बोल्टेड कनेक्शन है। तो जहां पे बोल्ट कनेक्शन हुआ है ये मेंबर में, यहां पे बोल्टेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में उसका जो नेट एरिया है वो घट जाता है। नेट एरिया घटने के बाद वो कुछ इस तरह से ब्रेक कर जाता है। ये क्या कहलाएगा? नेट सेक्शन रप्चर कहलाएगा। नेट सेक्शन रप्चर कहलाएगा। देखो यहां पे ध्यान से देखना, नेट सेक्शन रप्चर का थोड़ा सा थ्योरी है, इस चीज को समझना बाबू। यहां पे कि ए टेंशन मेंबर इज कनेक्टेड बाय बोल्ट, रिवेट और वेल्ड। एक टेंशन मेंबर है वो किससे कनेक्ट हो सकता है? तो सर, एक टेंशन मेंबर है ना, वो बोल्ट के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, रिवेट के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, बेल्ट के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे व्हेन टेंशन मेंबर आर कनेक्टेड बाय यूजिंग बोल्ट, देन टेंशन मेंबर हैव होल, तब टेंशन मेंबर में क्या होगा? होल होगा। ठीक है। एंड हेंस रिड्यूस क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसके कारण उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो रिड्यूस कर जाएगा। चलो, इतना लिखने के बाद आप इस डायग्राम को बना लोगे। इतना लिखने के बाद इस डायग्राम को बनाओगे और इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि नेट क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो गया है। ये रहा विड्थ, ये रहा विड्थ बी, और यहां पे मान लो ये थिकनेस है। तो नेट एरिया क्या हो गया छोटू? रिड्यूस हो गया है। नेट जो एरिया है वो रिड्यूस हो गया। आप जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। नेट एरिया घट गया है। तो नेट एरिया घटने से जब हम लोग इसमें फोर्स लगाएंगे, देन वी कैन एब्जॉर्ब अनदर फिनोमिनन ऑफ फेल्यूर। फेल्यूर का, टेंशन मेंबर के फेल होने का एक नया हम लोग को मोड दिखाई देगा, प्रकार दिखाई देगा, और वो प्रकार है कि नेट सेक्शन में रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। चलो आप इसको जल्दी से लिख के ड्रॉ करो। अब इसके लिए क्या कहानी है आगे देखते हैं। देखो, जब नेट सेक्शन रप्चर होगा तो आईएस कोड जो रिकमेंड किया है कि मेंबर के ऊपर कितना लोड लगाना है, हाउ मच लोड वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर द मेंबर। यहां पे एफ यू है वो मटेरियल का बोल सकते हो कि अल्टीमेट स्ट्रेस है। ये यील्ड स्ट्रेस लिखा गया, यहां पे लिखना अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ मटेरियल। तो एफ यू है वो क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ मटेरियल है। एफ यू है वो अल्टीमेट स्ट्रेस इन मटेरियल, अल्टीमेट स्ट्रेस इन मटेरियल है।
तो उस अल्टीमेट स्ट्रेस को हम लोग गामा ml से थोड़ा सा डिवाइड करके कम कर देंगे। यहां पे गामा ml है, उसका वैल्यू 1.25 होगा, आपके कॉपी में लिखवा चुके हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल जो 1.25 होगा इन केस ऑफ रप्चर या इन केस ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, इन केस ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस यानी यहां पे रप्चर होने का, टूटने का केस आएगा, यील्डिंग नहीं होगा। जब यील्डिंग होता है तो यहां पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा नॉट कहलाता है और उसका वैल्यू 1.1 होता है। रप्चर बदला, फिनोमिनन बदला, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपको बदलना पड़ेगा। तो एफयू है वो अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ मटेरियल है और एएन है वो नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द मेंबर गिवन, वो होगा। तो यहां पे कितना लोड अप्लाई करना चाहिए मटेरियल का, तो आपका जो अल्टीमेट स्ट्रेस है उसका वैल्यू कम कर दो और नेट एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहां पे 0.9 है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। 0.9 जो आपको दिख रहा है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, तो सर यहां पे 0.9 क्यों किए हैं? देखो यील्ड स्ट्रेस में ना थोड़ा सा स्ट्रेंथ रिजर्व रहता है। क्या बोल रहे हैं कि जब यील्डिंग होता है तो मटेरियल में थोड़ा बहुत मजबूती होता है, यील्डिंग में फटाक से टूट जाता है कि लंबाई बढ़ जाता है, तो इसमें थोड़ा एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जोड़ने के लिए 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज इट हैज नो एनी रिजर्व स्ट्रेंथ, टूट जाएगा, यील्डिंग नहीं होगा। तो याद रखना यहां पे इसका जो फॉर्मूला होता है ये हम लोग यूज करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए, 0.9 एफयू बाय गामा ml गुने नेट एरिया। ठीक है, तो नेट एरिया निकालना सीख गए। एफयू का वैल्यू गिवन होगा, ये क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, और गामा ml का वैल्यू 1.25 है। तो यहां से मटेरियल के ऊपर कितना लोड लगाना चाहिए हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग को इससे ज्यादा लोड नहीं लगाना है। देखो एफयू का वैल्यू मान लो 300 है, तो 300 में आप क्या किए, उसका वैल्यू में डिवाइड कर दिए। आप 300 में 1.25 से 1.25 से डिवाइड कर दिए और ऊपर 0.9 से मल्टीप्लाई किए, तो अल्टीमेट इसका वैल्यू कम गया, तो लोड जो आएगा कम आएगा, कम लोड आएगा तो स्ट्रेस कम डेवलप होगा, कम स्ट्रेस डेवलप होगा तो मटेरियल सेफ रहेगा। अरे आया ये बात समझ में? तो मटेरियल में कितना लोड लगाना है, TDN, मतलब देखो G फॉर ग्रॉस और N फॉर नेट। यहां पे देखो थोड़ा सा हम कर देते, लिखते जाओ इसको, थोड़ा और हम समझाएंगे। बिल्कुल इसको आप लिखो अच्छे से, और हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे थोड़ा सा चीजों को, जितना ज्यादा डीप ले जाओ उतना बढ़िया है। ठीक है, यहां पे सिर्फ अल्टीमेट काट के इसको अल्टीमेट कर लेना, काट के उसको अल्टीमेट करो, बढ़िया रहेगा। हम गलत बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ मटेरियल। देखो यहां पे T फॉर टेंशन मेंबर, D फॉर डिजाइन स्ट्रेंथ, N फॉर नेट एरिया। N किसको बता रहा है, नेट एरिया को बता रहा है। ये नेट एरिया के लिए हम लोग टेंशन मेंबर का डिजाइन स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। तो डिजाइन कितना मजबूती होगा या कितने मजबूती के लिए मटेरियल को डिजाइन कर रहे हैं, ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। समझ में आ रहा है? तो हम लोग उसके मजबूती को थोड़ा सा कम नापे, कम करके कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली TDN का वैल्यू कम आएगा और उतना ही हम लोग को लोड लगाना है। तो यहां पे हम लोग मजबूती जो आएगा थोड़ा सा उसका अल्टीमेट मजबूती से कम रहेगा और उस लोड पे मटेरियल हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो 2 फॉर्मूला याद हुआ सबको? हम बोले हैं कि आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है, 2 फॉर्मूला यहां पे याद रखना है। पहला फॉर्मूला क्या बोले हैं सर? तो पहला फॉर्मूला है पहला केस के लिए, यील्डिंग के लिए, यील्डिंग इन टेंशन मेंबर। तो उसके लिए बोले थे कि Fy डिवाइडेड बाय गामा नॉट और गुने ग्रॉस एरिया। तो यहां से आपको क्या मिलता है, TDG, मतलब डिजाइन लोड। सर दूसरा आप बोल रहे हैं नेट रप्चर, नेट सेक्शन रप्चर, इसमें मटेरियल जो है अपने नेट करेक्ट क्रॉस सेक्शन से रप्चर करेगा। तो ये TD और N निकलेगा। और ये बोले सर FU 0.9 से क्यों मल्टीप्लाई किए, ये मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन है, क्योंकि जब रप्चर होगा ना तो टूट जाएगा, मटेरियल में कोई भी स्ट्रेंथ रिजर्व नहीं होगा, तो FU का वैल्यू और घटा देंगे।
जिससे मटेरियल और सेफ रहेगा। TDS का वैल्यू थोड़ा और कम आएगा, तो कम लोड अप्लाई करेंगे, कम लोड अप्लाई करेंगे तो ज्यादा मटेरियल सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 0.9 है, वो क्या है, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी सिर्फ गुना किए हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये क्या है, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर। व्हाई वी ऐड दिस, बिकॉज इन रप्चर, जब रप्चर होगा, टूटेगा, देयर इज नो रिजर्व, देयर इज नो रिजर्व स्ट्रेंथ, मटेरियल में कोई स्ट्रेंथ रिजर्व नहीं रहेगा इन मटेरियल। तो ये क्या कोड सजेस्ट किया है, अपने मन से किए हैं, नहीं रहेगा था फिर तो फिर दूसरा बातें हो जाएगा। ये सब कोड सजेस्ट किया है। सर कोड में ये सब लिखल है क्या? अरे हाँ, कोड पढ़ेगा ना, पेज नंबर 30, 32, 31 ये सब पढ़ोगे। जैसे ये कोड है, कोड में जब तुम पढ़ोगे, पेज नंबर आ जाओगे तो देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है ना, यही चीज आपको लिखवाए थे, सेम यही चीज लिखवाए हैं। कोड IS कोड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 800 को हम लोग को वी हैव टू फॉलो इट, हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोड में देखो यहाँ पे लिखा है TDN 0.9 ANFU डिवाइडेड बाई गामा ml, मिल जाएगा। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ फेल्यूर एट द स्ट्रेस सी इन टेबल 5। अब टेबल 5 देखो, यहाँ पे आपको टेबल 5 दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे टेबल 5 होगा, जो आपको एक बार लिखवा भी दिए थे। कौन सा टेबल है ये? टेबल 6 है। टेबल 5 में देखना, ये रहा टेबल 5। टेबल 5 में 1.25 है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अल्टीमेट स्ट्रेस जब होगा, यानी अल्टीमेट स्ट्रेस की बात करेंगे, तो यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 लेना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू ऑब्जर्व इट। जैसे गामा m0 है, तो हम वहां पे गामा नॉट लिखवा दिए। m का मतलब होता है मटेरियल के लिए, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1.1 है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ये चीज आपके कॉपी में हम छपवा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेज नंबर 30, 31, 32 अगर प्रिंट आउट करवा लिए हो तो एक बार देख लेना। मतलब हम कोड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, अनुसार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कोड मतलब ये मान लो कोड अलाउ है, एग्जाम में कोड अलाउ होना चाहिए, लेकिन ऐसा टीचर आपका एग्जाम लेगा ना, मतलब मान लो मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, उन लोग को IS कोड के बारे में पता ही नहीं होता है। अदरवाइज ये सब फॉर्मूला भी याद करके नहीं जाना होगा, लेकिन आप याद करके जाओगे फिर, क्योंकि हम देखो चीख के जोड़ से बोल रहे हैं कि एग्जाम में कोड अलाउ होता है, लेकिन आपके टीचर जो एग्जाम में गाइडेंस देंगे एक्सटर्नल में, वो आपको कोड अलाउ नहीं करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि कोड अलाउ होता है लेकिन नहीं किया जाएगा। चीख के बोल रहे हैं कि सर आप बोले नहीं थे कि कोड, देखो एग्जाम में जब व्हेन आई वाज इन बीटेक एंड व्हेन आई वाज इन एमटेक, तब मेरे क्लास में हम एग्जाम में जाते थे ये कोड लेकर बैठते थे। फॉर्मूला वगैरह कोड में होता था, डेटा वगैरह कोड में होता था, तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपको ये सब फॉर्मूला याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि रजनीश सर बोल रहे हैं कि कोड एग्जाम में अलाउ नहीं है। IS कोड एग्जाम में अलाउ नहीं करेगा, करना चाहिए कि नहीं? हाँ, करना चाहिए। कोड के बारे में पढ़ लेना है बढ़िया से आपको क्या कर लेना है, IS कोड के बारे में पढ़ लेना है, नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। तो FU और नीचे क्या था, गामा ml या गामा 1 लिखो, ठीक है, और AN। अब नेट एरिया हम लोग देखेंगे, कौन वाला नेट एरिया निकाले सर? अब 12 को तो नेट एरिया निकाले हैं 1 1 2 2 करके, तो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे ज्यादा जल्दी टूटेगा। मतलब सर कहने का मतलब हम बोल रहे गधा कि मान लो कि एक छड़ ऐसा है, अब एक छड़ ऐसा है और एक छड़ ऐसा है, तो तीनों में से ज्यादा मजबूत कौन है? तो बोलोगे सर तीनों में ज्यादा मजबूत ये है, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, इसमें मटेरियल का अमाउंट ज्यादा है, इसका मजबूती ज्यादा होगा। तो ए नेट जो होगा, जब आप बहुत सारे नेट एरिया निकालोगे तो जिसका एरिया सबसे कम रहेगा वही टूटेगा। तो यहां पे ए नेट का वैल्यू मिनिमम वाला यूज करना है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त तो होता है, ये वाला कहानी। अगले क्लास में ब्लॉक शियर फेल्यूर पढ़ेंगे,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवीजन करना है बढ़िया से। देखो जैसे यहाँ पे टूट गया, ये ऐसे 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 फटाक से प्लेट अलग अलग हो गया। ये प्लेट मान लो कि यहाँ से टूट गया, मतलब हमको नहीं पता है कि कौन एरिया से टूटेगा। हमको क्या करना है, ए नेट का 4-5 गो वैल्यू निकालना है। जो सबसे छोटा होगा, सबसे कम होगा, उसका मजबूती सबसे कम होगा, वही टूट जाएगा। चलो यहां पे क्लास रहने देते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्लॉक शियर फेल्योर, जो तीसरा टॉपिक है, ठीक है। तो दे एक सेकंड वेट कर लो, भागेगा नहीं कोई, वीडियो नहीं पॉज करेगा, नहीं तो फोन में घुस के मारेंगे, रुकेगा भी सब, ठीक है। होमवर्क दिए हैं, सब बना के लाएगा, होमवर्क का आंसर भी बता दिए हैं, ठीक है। कहाँ गया, इतना ज़्यादा कंटेंट बना देते हैं ना, हम भी कंफ्यूज। अब एगो छोटा सा टॉपिक बचा है, ब्लॉक शियर फेल्योर। जैसे इसको करेंगे उसके बाद छोटा मोटा कहानी चलेगा, फिर न्यूमेरिकल पे हम लोग कूद जाएंगे और न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। टेंशन मेंबर खत्म होगा, कंप्रेशन मेंबर छोटा और आसान है। इसके बाद बीम, देखो ये सब फंडामेंटल बताएं। अभी इतना फंडामेंटल हो गया है ना कि अगला यूनिट में यही सब बेस तैयार करेगा। तो यूनिट 2 छोटा है, यूनिट 3 बड़ा है, यूनिट 4 छोटा है, यूनिट 5 छोटा है। तो सर बोले हैं कि 2 यूनिट बड़ा है, पहला यूनिट बड़ा है और तीसरा यूनिट बड़ा है, ठीक है, और बाकी सारा यूनिट छोटा छोटा है। तो पहला यूनिट में जितना टाइम लगा है उसका 50% टाइम लगेगा यूनिट 2 कंप्लीट करने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।